हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी कर रहे थे। 18th सेंचुरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हाफ है दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप, जिसे हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। एंड जो सेकेंड हाफ है दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और इसे हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टेक्स अस फ्रॉम स्यूडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म, राइट। और इस एज के ट्रांजिशन पीरियड के जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इसीलिए इस एज को उनके नाम से भी जाना जाता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है इस एज का? 1750 से लेकर 1798 तक का ये टाइम पीरियड है। तो जो हमने फर्स्ट हाफ था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड हाफ की बात करेंगे और इसकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम 1 बाय 1 हर एक राइटर की बात करेंगे जो ट्रांजिशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इस टाइम तक आते आते हम विग्स एंड टोरीज के बीच में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट डजंट मीन कि डिमिनिश हो जाती है, इट स्टिल कंटिन्यूज। मतलब जो राइवलरी थी वो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके बीच में फ्यूड था वो थोड़ा सा कम होने लगता है। अब जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में फ्यूड कम होने लगता है, लड़ाई कम होने लगती है, तो होता क्या है, जो पॉलिटिकल पैम्फलेट्स छपते थे उसका डिक्लाइन होने लगता है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूड थोड़ा सा कम हो जाता है, बिटरनेस हल्की सी कम हो जाती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पैम्फलेट्स का डिक्लाइन होने लगता है। इसका दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। दैट मीन्स कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिर फ्रांस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था विच इज़ कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, इसका इम्पैक्ट ब्रिटेन पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखने को मिला, राइट। क्योंकि वहाँ पर जो कॉमन पीपल थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लोग अपने कॉमन राइट्स, अपने बेसिक ह्यूमन बीइंग राइट के लिए लड़ रहे थे। तो उस रेवोल्यूशन से 3 मेन आइडियाज निकल कर आते हैं। 3 मेन आइडियाज से बहुत सारे राइटर्स, नॉट ओनली ब्रिटेन बल्कि अगर मैं इंडिया की भी बात करूं यहाँ पर एंड अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे राइटर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन तीनों आइडियाज को लेते हैं। वो 3 आइडियाज कौन से थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ब्रिटेन में इसी टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिला कि लोगों के अंदर अब डेमोक्रेटिक आइडियाज आ गए थे, लोगों को अपने राइट्स पता लगने लग गए थे। सोसाइटी में जो कैलेसनेस थी, जो ब्रूटलिटी थी, उसके लिए लोग आवाज उठाने लग गए थे। इसीलिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट होने लग गए थे इसी टाइम पीरियड पर। तो अब धीरे धीरे लोगों को अपनी वर्थ पता लगने लगी, तो छोटे छोटे मूवमेंट होने लगे। इसी के साथ साथ लोगों के अंदर ह्यूमैनिटेरियनिज्म स्पिरिट देखने को मिली, मतलब लोगों के अंदर भाईचारे की जो भावना थी, ब्रदरहुड हमें देखने को मिला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेटर्निटी। और ये सारे ही विजन फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए गए थे। इसी टाइम पीरियड पर हमें मिडिल क्लास का राइज देखने को मिलता है। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो पहले इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी पढ़ना लिखना शुरू करा, वो भी एफ्लुएंट होने लगे, वो भी नॉलेजेबल होने लगे थे। तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को पढ़ना शुरू किया, जिसमें से एक थे रूसो का एक वर्क था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मैं बात जरूर करना चाहूंगी। रूसो ने इस बुक में क्या लिखा था? इन्होंने कहा था कि जो एक किंगडम है इसकी पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंसान के हाथ में पावर होगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो रूसो कहते हैं इस बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि पावर हमेशा डिवाइडेड होनी चाहिए बिटवीन 3 ब्रांचेस, जिसमें ये कहते हैं द ब्रांचेस शुड बी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो ये कहते हैं कि जो पावर है वो इन तीनों के बीच होनी चाहिए। तो लोगों ने इस बुक को पढ़ा, लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए, और जैसे ही राइटर्स ने इस बुक को पढ़ा तो लोगों ने और राइटर्स ने रेवोल्यूशनरी वर्क लिखने शुरू कर दिए थे। एंड दिस वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड रेनेसांस ऑफ लर्निंग। हमें यहाँ पर एक रोमांटिक रिवाइवल भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि इसके बाद रोमांटिसिज्म शुरू हो जाता है।
तो कौन से ऐसे पोइट थे जिनके वर्क को पढ़कर आपको लगता है कि यहाँ से रोमांटिक रिवाइवल हमें देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो उस पोइट का नाम था थॉमसन। थॉमसन का एक वर्क था सीजन्स करके, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं रोमांटिक रिवाइवल जो है वो अब आने लगा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन से पोइट थे जिन्हें हम रोमांटिक रिवाइवल एज अ रोमांटिक रिवाइवल पोइट के तौर पर जानते हैं, तो वो थे थॉमसन। इसी के साथ साथ अगर आप बिशप पर्सी का रेलिक्स वर्क पढ़ेंगे जो आया था 1765 में, तो ये वर्क भी बहुत ज़्यादा जो फेमस हुआ था, और इस वर्क में भी आप कह सकते हो कि हमें रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एज थी ये ट्रांजिशन पीरियड था, तो हमें दोनों ही तरफ एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो वो राइटर्स जो किनको फॉलो करते हैं, ऑगस्टिन राइटर्स को फॉलो करते हैं, एक तरफ वो राइटर्स जो रोमांटिसिज्म राइटर्स हैं, जो नेचर के बारे में बात करते हैं, और बीच में आते हैं ट्रांजिशन पोइट जैसे कि ग्रे एंड कॉलिंस, जिसमें हमें मिक्सचर या अमेलगमेशन देखने को मिलता है दोनों ही एजेस का, लाइक ऑगस्टिन का मतलब क्लासिसिज्म का भी एंड रोमांटिसिज्म का भी। तो ट्रांजिशन जो पीरियड है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं हमें उनके अंदर एक अमलगमेशन देखने को मिलता है, एक मिक्सचर देखने को मिलता है दोनों ही एज का। तो आज के लिए इतनी ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए बहुत ही, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर एज का क्या जोनरा था, राइट। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि आप जो है, अगर आपने 5000 MCQ सीरीज नहीं देखी है मेरी, जो मैंने शुरू कर रखी है, तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलें। आप चाहते हो कि मैं इंडियन लिटरेचर शुरू करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस आई प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Thank you.